आयशर ट्रैक्टर भारत में सबसे पुराना, सम्मानित और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विश्वास का प्रतीक है। भारतीय किसानों को ध्यान में रखकर आधुनिक तकनीक से बनाए गए आयशर ट्रैक्टर्स जो बेहतरीन परफॉर्मेंस और ईंधन की बचत करते हैं, मजबूती और विश्वसनीयता के प्रतीक बन चुके आयशर ट्रैक्टर्स कुशल और किफायती हैं। इसका कॉम्बी टॉर्क ट्रांसमिशन अधिकतम शक्ति, टॉर्क और उत्पादकता देने के लिए इंजन और ट्रांस एक्सल का सटीक तालमेल प्रदान करता है, जो आयशर के प्रत्येक मालिक के लिए उम्मीद से ज्यादा अनुभव देता है। प्रिय किसान भाई नमस्कार। आयशर ट्रैक्टर लेने के लिए आपको धन्यवाद। आयशर परिवार आपका स्वागत करता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आयशर परिवार हमेशा आपका साथ देता रहेगा। आइए अब हम आपको ट्रैक्टर के विषय में कुछ विशेष जानकारियां देते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इन जानकारियों को आप ध्यान से देखें एवं सुनें, जिससे कि आप ट्रैक्टर से लंबे समय तक काम ले सकें, जिससे आपके पैसे भी बचेंगे। आइए तो ट्रैक्टर के बारे में जानकारी को हम विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं ट्रैक्टर आइडेंटिफिकेशन प्लेट पर। ये एक महत्वपूर्ण प्लेट होती है जिसके ऊपर ट्रैक्टर से संबंधित सभी जानकारियां अंकित होती हैं, जैसे कि ट्रैक्टर का मॉडल, चैसी नंबर और इंजन सीरियल नंबर, निर्माण वर्ष और पीटीओ एचपी। सभी आयशर ट्रैक्टर्स में चैसी नंबर फ्रंट एक्सेल के दाहिनी ओर लिखा होता है। आइए अब हम ट्रैक्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोल लीवर्स एंड पैडल्स के बारे में जानते हैं। ब्रेक पैडल ट्रैक्टर को सड़क और खेत पर चलाने के लिए LH, RH बायां एवं दायां ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, जिसे इंडिविजुअल ब्रेकिंग सिस्टम भी कहते हैं। सड़क पर ट्रैक्टर को चलाते समय लैच को इंगेज कर दें अथवा बंद कर दें, और जब खेत में ट्रैक्टर को चलाना हो, इस लेच को खोलने से छोटे खेतों में ट्रैक्टर को शार्प टर्न लेने में अथवा वहीं के वहीं मोड़ने में काफ़ी आसानी होती है। पार्किंग ब्रेक लीवर, इसके इस्तेमाल के लिए सबसे पहले पैडल को दबाएं एवं लीवर को ऊपर की ओर उठाएं। अब इसे वापस रिलीज करने के लिए पैडल को पुनः दबाएं तथा लीवर को नीचे कर दें। फुट एक्सीलरेटर, जब आप ट्रैक्टर को सड़क पर चलाएं तब आप फुट एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करें। हैंड एक्सीलरेटर, जब आप ट्रैक्टर को खेत में चलाएं तब हैंड एक्सीलरेटर का यूज़ करें। जब आप एक्सीलरेटर को अपनी ओर खींचेंगे तब इंजन का आरपीएम बढ़ जाता है, और जब आप हैंड एक्सीलरेटर को आगे की ओर धकेलते हैं इंजन का आरपीएम घट जाता है। स्टाइलिश और सुंदर स्टीयरिंग व्हील, जो ड्राइविंग के अनुभव को और सुहाना बनाता है। साइड शिफ्ट गियर लीवर, इसमें 4 फॉरवर्ड गियर एवं एक रिवर्स गियर की मार्किंग की गई है। सही गियर के चयन करने से उपकरण एवं ट्रैक्टर को चलाने में आसानी होती है तथा आपका डीजल भी बचता है। रेंज शिफ्ट लीवर, इस लीवर की सहायता से आप ट्रैक्टर को ज़रूरत के अनुसार हाई स्पीड रेंज एवं लो स्पीड रेंज में चला सकते हैं। इस तरह ट्रैक्टर में हाई और लो दोनों रेंज की स्पीड को मिलाकर 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स, मतलब कुल मिलाकर 10 स्पीड मिलती है, जिनका ज़रूरत के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। हाई लो रेंज चेंज करने के लिए पहले क्लच पैडल को पूरी तरह दबाएं और फिर इन दोनों लीवर्स को ज़रूरत के अनुसार शिफ्ट करें। अगर लीवर को शिफ्ट करने में कठिनाई हो या शिफ्ट करते समय असामान्य सी आवाज़ आए तो क्लच पैडल को दबाकर फिर से कोशिश करें। लो रेंज का उपयोग खेत में काम करते समय ऐसे कामों के लिए करें जहां पर आपको अधिक टॉर्क चाहिए, जैसे कि प्लाऊ, सब सॉइलर, रोटावेटर, स्ट्रॉ रीपर, सुपर सीडर इत्यादि। हाई रेंज का उपयोग ट्रॉली को ट्रांसपोर्ट करने, ट्रैक्टर को एक खेत से दूसरे खेत में जाने में किया जाता है, क्योंकि उस समय हमें फास्ट मूवमेंट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ कृषि कार्यों जैसे कि कल्टीवेटर और हैरो का प्रयोग भी हाई रेंज में ही किया जाता है। साइड शिफ्ट रेंज लीवर, हमारे 551 ट्रैक्टर मॉडल के एक वेरिएंट में आजकल ABC हाई, लो, मीडियम रेंज गियर भी आने लगा है, जिसमें आपको 12+3 यानी 15 गियर स्पीड मिलती है। पीटीओ चेंज लीवर, ये पीटीओ चेंज लीवर है। अब हम पीटीओ चेंज लीवर की तीनों पोजीशन और उसके उपयोग के बारे में समझते हैं।
स्टैंडर्ड PTO 540 रेंज को इंगेज करने के लिए सबसे पहले पैडल को दबाएं एवं इस लीवर को आगे की ओर धकेलें और इसे वापस रिलीज करने के लिए वापस आप पैडल को दबाएं एवं इसे वापस न्यूट्रल करें। अभी ये इस वक्त न्यूट्रल पोजीशन में है। ग्राउंड, रिवर्स, MSPTO को एंगेज करने के लिए अब इसे क्लच दबा के पीछे की ओर धकेलें और क्लच को छोड़ दें। क्लच को पुनः दबाएं और इसे न्यूट्रल पोजीशन में वापस ले आएं और क्लच छोड़ दें। और हाँ, कुछ ट्रैक्टर मॉडल्स में ये शिफ्टिंग रिवर्स में भी होती है। उसके लिए PTO लीवर्स पर बने नॉब को देखें। अगर नॉब में जिस तरफ दो ऑपोजिट एरो मार्किंग है, मतलब उस ओर लीवर को शिफ्ट करने पर मल्टी स्पीड PTO RPM स्पीड्स मिलेंगी और जिस ओर सिंगल एरो मार्किंग है उस तरफ लीवर करने पर स्टैंडर्ड 540 PTO स्पीड्स मिलेंगी। MSPTO में आपको 4 अतिरिक्त क्लॉकवाइज स्पीड और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पीड PTO शाफ्ट पर मिलती है। जब हमारे रोटावेटर, स्ट्रॉ रीपर या कंबाइन हार्वेस्टर में कोई कचरा या भूसा फंस जाता है तो रिवर्स डायरेक्शन में PTO शाफ्ट को घुमाकर उस कचरे को निकाला जा सकता है। यदि हमें कोई ऐसे इम्प्लीमेंट चलाने हैं जैसे थ्रेशर, वाटर पंप, ऑल्टरनेटर इत्यादि, जिसमें ट्रैक्टर को स्टेशनरी पोजीशन में खड़ा रखना है, तब मल्टी स्पीड PTO का उपयोग करते समय ट्रैक्टर के हाई लो लीवर को न्यूट्रल पोजीशन में रखना होता है। इस समय पार्किंग ब्रेक्स भी लगा के रखना चाहिए और यदि हमें ट्रैक्टर के चलते स्थिति में मल्टी स्पीड PTO का उपयोग करना है तो हाई लो लीवर को लो रेंज में रखना होता है। इलेक्ट्रिकल फंक्शन, डिजिटल आर्म मीटर और RPM मीटर ये इंजन के चलने के घंटों को काउंट करता है। साथ में ये मीटर इंजन के RPM को दर्शाता है और पूरे किए गए घंटों को रिकॉर्ड भी करता है और ये घड़ी की तरह है तथा टाइम भी बताता है। फ्यूल गेज, ईंधन गेज। फ्यूल गेज या ईंधन गेज ये दिखाता है कि फ्यूल टैंक में फ्यूल का लेवल क्या है। फ्यूल टैंक के अंदर जैसे जैसे डीजल की मात्रा घटती जाती है वैसे वैसे ये सुई रेड पोर्शन की तरफ आ जाती है, तो इसका मतलब है कि डीजल फ्यूल टैंक में समाप्त हो रहा है। टेम्परेचर गेज ये गेज इंजन का तापमान दर्शाता है। इसमें 2 जोन बने हुए हैं, एक रेड जोन और एक ग्रीन जोन। अगर इसकी सुई ग्रीन जोन में है तो इसका मतलब है हमारा इंजन ठंडा है और अगर ये सुई ट्रैक्टर चलाते समय रेड जोन की तरफ आती है मतलब हमारा इंजन गर्म हो गया है और हमें अपने ट्रैक्टर के इंजन को 5 मिनट लो आइडल RPM में छोड़कर ही बंद करना चाहिए और फिर ज़रूरत के अनुसार हमारी सर्विस टीम से संपर्क करना चाहिए। ऑयल प्रेशर गेज ये इंजन में तेल के प्रेशर को दिखाता है। जब स्टार्टिंग की को क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है तो ये ऑयल प्रेशर गेज की लाइट थोड़ी देर के लिए ब्लिंक करती है और ये तुरंत इंजन स्टार्ट होने पर बंद भी हो जाती है। बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर, वोल्टमीटर ये बैटरी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग दिखाता है। जब इंजन स्टार्ट किया जाता है तब ये सुई हमेशा ग्रीन जोन में होनी चाहिए जो कि बैटरी चार्जिंग का संकेत देती है। स्टार्टिंग की को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने पर बैटरी इंडिकेटर की लाइट जल उठेगी और इंजन स्टार्ट होते ही ये ऑफ हो जाएगी। अगर क्लस्टर पर बैटरी इंडिकेटर लगातार ब्लिंक करना शुरू करता है तो मतलब बैटरी को चार्ज करने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग स्विच ये स्टार्टिंग की के द्वारा चलता है। इसके 3 पोजीशन होती है। पहली ऑफ, इस स्थिति में की डाली और निकाली जा सकती है लेकिन इलेक्ट्रिकल सिस्टम बंद रहेगा। दूसरी ऑन, की डालने के बाद उसे घड़ी की दिशा में घुमाएं जो अगली स्थिति ऑन है। इस स्थिति में इलेक्ट्रिकल सिस्टम चालू हो जाएगा। तीसरी स्टार्ट, स्टार्टिंग की को ऑन की स्थिति के थोड़ा सा और आगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने पर इंजन स्टार्ट हो जाता है। इंजन स्टार्ट होते ही
स्टार्टिंग की को छोड़ दें। चाबी पर हाथों का दबाव हटते ही इंजन स्टार्ट होने के बाद चाबी स्वयं वापस ऑन की स्थिति में आ जाती है। लाइटिंग स्विच, इसका उपयोग ट्रैक्टर की हेडलाइट को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। इस स्विच में 4 पोजीशन होती है। पहली, ऑफ पोजीशन, दिन के समय जब ट्रैक्टर चल रहा हो इस स्विच को ऑफ स्थिति में रखना चाहिए। दूसरी, पार्किंग पोजीशन, पार्किंग लाइट को चालू करने के लिए स्विच को इस स्थिति में रखें। तीसरी, हाई बीम, रात्रि के समय हाई बीम प्राप्त करने के लिए स्विच को इस स्थिति में रखें। ग्रीन लाइट ऑन क्लस्टर। चौथी, लो बीम, रात्रि के समय लो बीम प्राप्त करने के लिए स्विच को इस स्थिति में रखें। ब्लू लाइट ऑन क्लस्टर। टर्न सिग्नल लैंप स्विच बटन, इसको ऑपरेट करने से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर टर्न सिग्नल लैंप हरे रंग में जलता या ब्लिंक करता है। ये टर्निंग इंडिकेटर के लाइट का स्विच है। ट्रैक्टर को बाएं या दाएं मोड़ते समय इस स्विच का प्रयोग किया जाता है। ये आगे पीछे आ रहे दूसरे वाहनों के ड्राइवर को टर्निंग का संकेत देता है। नारंगी रंग की टर्निंग लाइट दोनों मडगार्ड पर आगे और पीछे की तरफ लगी होती है। यदि टर्निंग स्विच को ट्रैक्टर मोड़ने की तरफ दाएं या बाएं कर दें तो उस साइड के मडगार्ड पर आगे और पीछे की लाइट जलने या ब्लिंक करने लगती है। इमरजेंसी या आपात स्थिति में जब ट्रैक्टर रास्ते के बीच में कहीं रुक जाता है उस समय फ्रंट और रियर इंडिकेटर लैंप को ऑपरेट करने के लिए इस हजार्ड बटन का उपयोग किया जाता है। ये आने जाने वाले दूसरे वाहनों के लिए संकेत देता है। 557 551 सुपर प्लस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब हम अपने 557 के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में समझते हैं। इसमें फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज को बार के रूप में दर्शाया गया है। ये बार्स फ्यूल टैंक में डीजल की क्वांटिटी एंड से फुल की ओर दर्शाते हैं। जब फ्यूल गेज में बार की संख्या कम हो जाती है तो ये बार ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाता है, मतलब टैंक में डीजल खत्म होने वाला है या हो रहा है। इसी तरह टेम्परेचर गेज में भी बार वाले इंडिकेटर इंजन के टेम्परेचर को लो सी कूल से हाई एच तक दर्शाते हैं। जब ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है तो ये बार्स इंजन का टेम्परेचर बताने लगता है। अगर ये टेम्परेचर बार सबसे लास्ट में सीधे हाथ की ओर हाई की तरफ चला जाता है, मतलब इंजन का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। उस टाइम ये बार ब्लिंक करने लगता है और अब हमें इंजन को लो आइडल आरपीएम पर लाकर 5 मिनट बाद बंद करना चाहिए। और अगर ये हाई टेम्परेचर लगातार बनी रहती है तो तुरंत अपने नज़दीकी आयशर सर्विस पर जाकर संपर्क करें। ट्रिप मीटर। ट्रिप मीटर का उपयोग ट्रैक्टर द्वारा किए गए किसी विशिष्ट कार्य के दौरान लगने वाले समय को घंटे में रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ड्राइवर ने ट्रैक्टर कितने घंटे चलाया है और इसके अनुसार वो अपनी अगली योजना बनाने में भी इस ट्रिप मीटर का उपयोग कर सकता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए हम पहले इसके ट्रिप स्विच को 5 सेकंड के लिए दबाकर 0 कर देते हैं। उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं। ट्रिप मीटर का उपयोग घंटे के रिकॉर्ड, मतलब कितने घंटे ट्रैक्टर चला है या छोटी दूरी के लिए ये कितनी दूरी के लिए चला है, इसका रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है। DU सर्विस रिमाइंडर इंडिकेटर। जब ये इंडिकेटर लगातार ऑन ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि ट्रैक्टर की सर्विस का समय आ गया है और आपको शीघ्र सर्विस करवानी है। ये हर रिकमेंडेड सर्विस के 10 घंटे पहले से ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और सर्विस के 10 घंटे बाद तक ऑन रहता है। मतलब अगर आपकी सर्विस 50 घंटे पर होनी है तो ये इंडिकेटर कुल 40 घंटे चलने के बाद से ऑन हो जाएगा और जब कुल 60 घंटे चल जाएगा तो ऑटोमेटिक बंद या ऑफ हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन स्विच है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कॉम्बिनेशन स्विच में हेडलाइट, टर्न सिग्नल लाइट्स और हॉर्न स्विच शामिल है। इसकी नॉब स्थिति के अनुसार ये काम करता है।
हेडलाइट स्विच। इस स्विच का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब चाबी स्टार्टिंग की ऑन की स्थिति में हो। स्टार्टिंग की ऑन की स्थिति में आने पर इंस्ट्रूमेंट पैनल की सारी बत्तियां और हेडलाइट्स ऑन हो जाती हैं। फिर हम इस कॉम्बिनेशन स्विच पर लगे नॉब के द्वारा पोजीशन सिलेक्ट करके हेडलाइट्स की हाई या लो बीम का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी कॉम्बिनेशन स्विच पर टर्निंग इंडिकेटर का भी नॉब दिया हुआ है। जब हमें ट्रैक्टर को कहीं मोड़ना हो तो इस टर्निंग इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। जब टर्निंग इंडिकेटर का उपयोग करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर भी लेफ्ट या राइट का इंडिकेटर ब्लिंक करने लगता है। इस कॉम्बिनेशन स्विच में ही हॉर्न भी दिया हुआ है। पुल टू स्टॉप लीवर। ये ट्रैक्टर का पुल टू स्टॉप लीवर है। इसे बाहर खींचने पर इंजन बंद हो जाता है तथा इंजन के बंद हो जाने पर इसे पुनः पुरानी स्थिति में धकेल दें। आइए अब हम आपको ट्रैक्टर्स के अन्य इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बताते हैं। वाटर सेपरेटर, जो फ्यूल टैंक और फ्यूल फिल्टर के बीच में लगा होता है। इसमें एक लाल कलर की रिंग होती है। जब ये रिंग इस लाल निशान तक आ जाए तब इसके अंदर का पानी इस नॉब की सहायता से निकाल देना चाहिए। आइए अब हम अपने ट्रैक्टर के कूलिंग सिस्टम के बारे में समझते हैं। ये ट्रैक्टर का रेडिएटर है। इसके आगे ट्रैश गार्ड लगा हुआ है और ये ट्रैक्टर का कूलेंट रिकवरी टैंक है। इसके अंदर कूलेंट की मात्रा को मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही रखना चाहिए। ये इंजन को ठंडा बनाए रखने में सहयोग करता है। ये रेडिएटर कैप है और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रेडिएटर कैप की सील को किसी तरह का कोई नुकसान न हो। इंजन गर्म होने पर रेडिएटर कैप को कभी नहीं खोलना चाहिए। अगर कभी रेडिएटर कैप खोलने की ज़रूरत पड़ती है तो रेडिएटर कैप को पहले नीचे दबाएं और फिर उसे घड़ी की अपोजिट दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ढीला करें ताकि रेडिएटर का प्रेशर बाहर निकल जाए। ट्रैक्टर स्टार्टिंग के पहले की जांचें। इंजन ऑयल चेकिंग। ऑयल चेक करने से पहले हमें ट्रैक्टर को समतल जगह पर खड़ा करना चाहिए। डीप स्टिक को निकालने के पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि डीप स्टिक उसकी सीट में अच्छी तरीके से बैठी हो ताकि डीप स्टिक पर इंजन ऑयल ट्रेसेस आसानी से दिखाई दे। तेल का लेवल इसी डीप स्टिक के मैक्सिमम और मिनिमम मार्क के बीच में ही होना चाहिए। यदि तेल का लेवल मिनिमम मार्क से कम हो तो तेल का टॉप अप करें। ट्रांसमिशन ऑयल लेवल चेकिंग। आयशर के सभी ट्रैक्टरों में गियर बॉक्स ऑयल और हाइड्रोलिक ऑयल एक ही होता है। इसके लिए कोई अलग अलग टैंक नहीं होते हैं। जब हमें ट्रांसमिशन ऑयल की चेकिंग करना है तो ऑयल लेवल इस डीप स्टिक में मैक्सिमम और मिनिमम मार्क के बीच में ही होना चाहिए। फैन बेल्ट टेंशन की जांच। ये बेल्ट वाटर पंप को चलाने और ऑल्टरनेटर के द्वारा बैटरी को चार्ज करती है। इसलिए इस बेल्ट को न तो बहुत टाइट और न ही बहुत ढीला होना चाहिए। इसकी टेंशन मतलब तनाव चेक करने के लिए हम इस बेल्ट को हाथ के अंगूठे को यहाँ से बीच में दबाकर देखते हैं तो इसे 5 से 7 मिलीमीटर तक ही दबना चाहिए। फ्यूल टैंक में ईंधन की जांच करें और सुनिश्चित करें कि फ्यूल कॉक खुला है। सुनिश्चित करें कि ब्रेक पैडल्स बायां और दाएं में इंटरलॉक है। गियर को न्यूट्रल में डालें। पार्किंग ब्रेक को छोड़ दें। आइए अब हम देखते हैं हमारे ट्रैक्टर को कैसे स्टार्ट करते हैं। पहले क्लच पैडल को दबाएं। इंजन चलाने तक स्टार्टर को इंजन क्रैंक करने दें, लेकिन एक बार में 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं। अगर पहले प्रयास में इंजन स्टार्ट नहीं होता तो फिर 30 सेकंड के बाद फिर ट्राई करें। इंजन स्टार्ट होते ही इस स्टार्टिंग की पर दबाव को छोड़ दें। ये की ऑटोमेटिक ही ऑन स्थिति में वापस आ जाएगी। इंजन को 5 मिनट के लिए मध्यम गति पर चलने दें ताकि वो गर्म हो सके। ऑयल प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज और बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर की वर्किंग को चेक करें। ड्राइविंग के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। कभी भी क्लच पैडल पर पैर रखकर ट्रैक्टर को नहीं चलाना चाहिए। खेती के कामों के लिए हैंड एक्सीलेटर और सड़क पर ड्राइव करते समय
फुट एक्सीलेटर का उपयोग करें। सड़क पर ड्राइव करते समय दोनों ब्रेक पैडल्स इंटरलॉक हों, ये कंफर्म करें। पहाड़ी या ढलान क्षेत्र में ऑपरेशन के दौरान गियर बॉक्स में सही ऑयल लेवल को सुनिश्चित करें। पहाड़ी ढलानी क्षेत्र में ऑपरेशन के दौरान गियर बॉक्स में सही तेल स्तर सुनिश्चित करें। विशेष रूप से ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ढलानों में पावर स्टीयरिंग मॉडल्स में गियर बॉक्स में अतिरिक्त तेल टॉप अप करना चाहिए और अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होने पर डीलर सर्विस टीम से संपर्क करें। कभी भी ट्रैक्टर को न्यूट्रल गियर में नहीं चलने दें। विशेष रूप से ध्यान रखें कि ढलान पर जाते समय जब एक भारी ट्रेलर को जोड़ा हो तो ब्रेक को अचानक न लगाएं। कभी भी किसी ढलान से नीचे उतरते समय गियर लीवर को न्यूट्रल करके न चलाएं। पडलिंग के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। पडलिंग के लिए ट्रैक्टर को तैयार करने से पहले क्लच हाउसिंग के नीचे दिए गए इस होल में ट्रेपर प्लग को लगाना सुनिश्चित कर लें और पडलिंग सीजन पूरा होने के बाद इस ट्रेपर प्लग को निकालना भी न भूलें। सुनिश्चित करें कि इंजन डीप स्टिक पूरी तरह से टाइट और बंद है और सारे ग्रीसिंग निप्पल्स को ग्रीस कर दिया गया है। आइए अब हम आपको हाइड्रोलिक टॉपलिंग सेंसिंग ब्रैकेट के उपयोग और उसके होल सिलेक्शन के बारे में बताते हैं। ट्रैक्टर में इंप्लीमेंट और एप्लीकेशन के आधार पर ड्राफ्ट सेटिंग के लिए 3 माउंटिंग होल दिए गए हैं। मिट्टी की स्थिति के अनुसार खेती या डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स के लिए सही होल का सिलेक्शन बहुत आवश्यक है। टॉप होल। टॉप लिंक ब्रैकेट के सबसे ऊपर वाले होल का प्रयोग तब करना चाहिए जब ड्राफ्ट की आवश्यकता न हो, जैसे ट्रांसपोर्ट करते समय या रोटावेटर और सीड ड्रिल चलाते समय। मिडिल होल। बीच वाले होल को हेवी ड्राफ्ट एप्लीकेशन जैसे एमबी प्लाउ, डिस्क प्लाउ, कल्टीवेटर द्वारा गहरी जुताई करते समय प्रयोग किया जाना चाहिए। बॉटम होल। सबसे नीचे वाले होल को कम ड्राफ्ट वाले इंप्लीमेंट्स के लिए जैसे कल्टीवेटर और माउंटेड हैरो को चलाने में करना चाहिए। वाटर बेलास्टिंग। वाटर बेलास्ट का उपयोग पीछे के पहियों की ट्रैक्शन बढ़ाने और स्लिपेज को रोकने के लिए किया जाता है, जिससे ट्रैक्टर की खिंचाव शक्ति बढ़ जाती है। वाटर बेलास्टिंग के लिए नज़दीकी सर्विस सेंटर से संपर्क करें। ट्रेलर अटैचमेंट। आइए अब हम ट्रैक्टर के ट्रेलर अटैचमेंट के बारे में बात करते हैं। जब भी हमें ट्रैक्टर को ट्रेलर से अटैच करना है तो ट्रेलर हिच की ऊंचाई ट्रैक्टर के पिछले एक्सल की ऊंचाई से हमेशा नीचे होना चाहिए। ट्रेलर हिच को जमीन के समतल या समांतर पोजीशन में होना चाहिए। ट्रॉली अटैचमेंट करते समय ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेलर हुक ट्रैक्टर के एक्सल के पास में हो और जमीन के करीब भी हो। टिपिंग ट्रेलर ऑपरेशन के दौरान सावधानियां। टिपिंग ट्रेलर सप्लायर की आवश्यकताओं के अनुसार केवल आयशर रक्षक ब्रांड के ऑयल का ही अतिरिक्त तेल के रूप में इस्तेमाल करें। दोनों हाइड्रोलिक लीवर्स को नीचे की ओर रखें। ट्रैक्टर को टिपिंग ट्रेलर से कनेक्ट करने से पहले ट्रेलर हाइड्रोलिक्स पाइप्स को साफ करें। टिपिंग ट्रेलर कनेक्शन को कनेक्ट करें। ट्रैक्टर को स्टार्ट करें और मोड सिलेक्टर वॉल्व को ओपन खुली पोजीशन में रखें। पोजीशन लीवर के माध्यम से लोअर लिंक को थोड़ा सा जमीन से उठाएं। इसके बाद मोड सिलेक्टर को बंद कर दें। फिर पोजीशन कंट्रोल लीवर द्वारा ट्रॉली को ऊपर उठाएं। वांछित ऊंचाई प्राप्त करने के बाद पोजीशन कंट्रोल लीवर को थोड़ा सा वापस कर दें, जिसमें पीले लीवर की मदद से ट्रॉली को किसी भी समस्या के बिना लोड और अनलोड किया जा सकता है। अब हम हमारे ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम को समझते हैं। हमारे ज़्यादातर मॉडल्स में हाइड्रोमेटिक हाइड्रोलिक का उपयोग किया जाता है, जिसमें लोअर लिंक पर 300 से ज़्यादा स्टेप्स मिलते हैं, जिससे 10 से 15% अधिक फसल प्राप्त होती है। शील्ड असेंबली में लगे लीवर्स की पहचान। पोजीशन कंट्रोल लीवर, ये पीले रंग का फ्लैट नॉब होता है। ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर, ये ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर है। ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर हाइड्रोलिक लिफ्ट को इंप्लीमेंट के अनुसार एडजस्ट करके टायर स्लिपेज और फ्रंट लिफ्टिंग से बचाता है। अब हम
ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर की सेटिंग को समझते हैं। ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर का प्रयोग करने के लिए पोजीशन कंट्रोल लीवर को सबसे नीचे की अवस्था में रखें और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर को इस पोजीशन में लेकर जाएं कि इम्प्लीमेंट पूरा उठ जाए। इसके पश्चात ड्राफ्ट कंट्रोल या काले लीवर को धीरे धीरे नीचे लेकर आएं। जैसे ही आप ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर को नीचे की तरफ लेकर आएंगे वैसे ही इम्प्लीमेंट जमीन पर टिक जाएगा। इसके पश्चात भी ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर को धीरे धीरे और नीचे की तरफ लेकर आएं। ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर को नीचे लेकर आने से इम्प्लीमेंट की गहराई बढ़ेगी। इसके बाद ऐसी अवस्था में जहां पर इम्प्लीमेंट पर्याप्त गहराई ले ले और व्हील स्लीपेज भी कंट्रोल में हो तथा ट्रैक्टर में फ्रंट लिफ्टिंग भी ना हो रही हो, ऐसी स्थिति में सिलेक्टर नॉब लीवर द्वारा ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर को लॉक कर दें। पोजीशन कंट्रोल लीवर। पोजीशन कंट्रोल लीवर का उपयोग इम्प्लीमेंट को ऊपर उठाने, नीचे गिराने व इम्प्लीमेंट को किसी भी वांछित रिक्वायर्ड स्थिति में रोकने के लिए किया जाता है। अब हम पोजीशन कंट्रोल लीवर की सेटिंग को समझते हैं। पोजीशन कंट्रोल लीवर। पोजीशन कंट्रोल लीवर का उपयोग ऐसे इम्प्लीमेंट्स के साथ में किया जा सकता है जिनमें स्थिरता या स्टेबिलिटी की आवश्यकता होती है, जैसे कि बीज बोने वाले इम्प्लीमेंट, सीड ड्रिल और स्प्रेयर्स आदि। मिक्स मोड का प्रयोग। कभी कभी खेत में बहुत हल्की अलग अलग टाइप की मिट्टी आ जाती है तो ड्राफ्ट और पोजीशन कंट्रोल दोनों के साथ में उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। मिक्स मोड का प्रयोग करके आप एक समान जुताई की गहराई प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पीसीडीसी लीवर के मिक्स मोड कंट्रोल की सेटिंग को समझते हैं। पहले बताए हुए तरीके से ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर की सेटिंग करें। अब गियर लीवर को न्यूट्रल कर दें। इसके बाद पोजीशन कंट्रोल लीवर को ऊपर करते समय जैसे ही लोअर लिंक में कोई हरकत हो, यानी कि लोअर लिंक ऊपर उठने की कोशिश करें, इसी अवस्था में पोजीशन कंट्रोल लीवर को आधा इंच वापस करने के पश्चात लॉक कर दें। ऐसे करने से लिफ्ट कड़क जमीन आने पर ऊपर तो उठेगी पर नरम जमीन आने पर नीचे नहीं धंसेगी, अर्थात जुताई की गहराई पूरे खेत में लगभग एक समान मिलेगी। इस सेटिंग के बाद अब जब भी हमें इम्प्लीमेंट ऊपर या नीचे करना हो तो हमें पोजीशन कंट्रोल लीवर का यूज करना चाहिए। ड्रॉप रेट एडजस्टर वॉल्व। इम्प्लीमेंट के गिरने की स्पीड को इससे कंट्रोल किया जाता है। इम्प्लीमेंट के नीचे गिरने की स्पीड को कम करने के लिए इस वॉल्व को घड़ी की दिशा में कुछ घुमाया जाता है और जब हमें इम्प्लीमेंट को क्विकली तेजी से अर्थात बहुत जल्दी नीचे करना हो तो इस वॉल्व को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना चाहिए। मोड सिलेक्टर वॉल्व ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जब हमें कोई भी 3 पॉइंट लिंकेज माउंटिंग इम्प्लीमेंट चलाना हो तो हमें पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये मोड सिलेक्टर वॉल्व फुली ओपन कंडीशन में हो और जब हमें कोई एक्सटर्नल हाइड्रोलिक टिपिंग कनेक्शन यूज करना हो तो ये मोड सिलेक्ट वॉल्व पूरी तरह से बंद होना चाहिए, जो कि हम इसे घड़ी की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर इसे बंद कर सकते हैं। ऑक्सिलरी वॉल्व। ऑक्सिलरी वॉल्व से किसी कृषि यंत्र को ट्रैक्टर से जोड़कर ऊपर या नीचे किया जाता है। ऑक्सिलरी वॉल्व का कंट्रोल मैनुअल होता है। ऑक्सिलरी वॉल्व के ऊपर दिए गए नॉब को घुमाकर सिंगल एक्टिंग या डबल एक्टिंग टाइप में बदला जा सकता है। ऑक्सिलरी वॉल्व के लीवर से हम जैसे ही हाथ हटाते हैं, लीवर अपनी सामान्य अवस्था मतलब न्यूट्रल की स्थिति में वापस आ जाता है। ऑक्सिलरी वॉल्व को 2 तरह के कृषि यंत्रों के साथ प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 1, सिंगल एक्टिंग मतलब ट्रिपिंग ट्रेलर के साथ। नंबर 2, डबल एक्टिंग जैसे कि लेज़र लेवलर, डोजर और रिवर्सिबल एम्बी प्लाऊ के लिए। ऑक्सिलरी वॉल्व को सिंगल एक्टिंग कृषि यंत्रों के साथ प्रयोग करते समय इसकी नॉब बंद या क्लोज होनी चाहिए तथा डबल एक्टिंग कृषि यंत्रों के साथ प्रयोग करते समय इसकी नॉब खुली या ओपन होनी चाहिए। लेज़र लेवलर एप्लीकेशन के दौरान प्रयोग करते समय ऑक्सिलरी कंट्रोल लीवर को होल्ड करके रखें। यदि लीवर ऑपरेट करते समय आपके इम्प्लीमेंट का सिलेंडर अंदर जाने की बजाय बाहर आ रहा है या बाहर जाने की बजाय अंदर आ रहा है तो
उस समय इसके QRC के कनेक्शन को उल्टा करके लगाना चाहिए। टॉप लिंक की सही पोजीशन सेटिंग। कल्टीवेटर, प्लाऊ, हैरो, रोटावेटर आदि का उपयोग करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि टॉप लिंक का अगला हिस्सा पिछले हिस्से से लगभग 1 से 1.5 इंच नीचे होना चाहिए, अर्थात टॉप लिंक का पिछला वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए और अगले वाला हिस्सा जो ट्रैक्टर में लग रहा है वो नीचे होना चाहिए, तभी सेंसिंग अच्छी होगी। चेक चेन या स्टेबलाइजर बार एडजस्टमेंट। चेक चेन या स्टेबलाइजर की सहायता से इम्प्लीमेंट की स्विंग को नियंत्रित किया जाता है। स्टेबलाइजर बार में दिए होल्स की सहायता से स्विंग को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। स्टेबलाइजर बार के होल को लोअर लिंक्स के साथ इस प्रकार से मैचिंग करें कि इम्प्लीमेंट को ऊपर उठाने के बाद उसमें ये स्विंग या झोल आधे से 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इम्प्लीमेंट टायर को फाउलिंग करने लगेगा। इलेक्ट्रिकल सिस्टम से ही ट्रैक्टर का स्टार्ट होना, लाइटों, इंडिकेटर का जलना, हॉर्न बजना जैसे आदि कार्य संभव हो पाते हैं। इसके लिए ट्रैक्टर में 12 वोल्ट की बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ट्रैक्टर में लगे ऑल्टरनेटर के द्वारा बैटरी को चार्ज किया जाता है। अब हम हमारी बैटरी के रखरखाव की बात करते हैं। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बैटरी ठीक से ग्राउंडेड है, मतलब उसके टर्मिनल्स ठीक से ट्रैक्टर की बॉडी के साथ टाइट कसे हैं और बैटरी बॉक्स की सतह सरफेस को साफ और सूखा रखना चाहिए। बैटरी टर्मिनल्स और क्लैंप को साफ रखना और बैटरी के टर्मिनल पर पेट्रोलियम जेली लगाना चाहिए। पेट्रोलियम जेली लगाने से जंग को रोकने और एक सुरक्षित कनेक्शन सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। ग्रीस का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर हमें ट्रैक्टर का स्टोरेज 15 दिन से ज़्यादा करना है तो हमें बैटरी के नेगेटिव ब्लैक टर्मिनल्स को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए या ट्रैक्टर हफ्ते में 2 बार 25 से 30 मिनट स्टार्ट करके रखें। यदि बैटरी के क्लैंप ठीक से फिट नहीं होते या लूज हों तो उनको ज़बरदस्ती फिट करने के बजाय उन्हें बदल देना चाहिए। ट्रैक्टर या ट्रैक्टर से जुड़े किसी भी कृषि यंत्र में वेल्डिंग करवाने से पहले बैटरी का नेगेटिव ब्लैक टर्मिनल निकाल देना चाहिए। फ्यूज बॉक्स। फ्यूज ट्रैक्टर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को संभावित खतरों से बचाते हैं। फ्यूज बॉक्स के कवर के अंदर की तरफ एक्स्ट्रा फ्यूज दिए गए हैं, जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल करें। और हाँ, अगर बदला गया फ्यूज भी जल्दी ब्लोन, फट या उड़ जाता है फिर तुरंत अपने स्थानीय आयशर ट्रैक्टर डीलर से संपर्क करें। एक्सटर्नल म्यूजिक प्लेयर कनेक्टर। यदि आपको ट्रैक्टर से किसी म्यूजिक सिस्टम को कनेक्ट करना हो तो आप उसे इस कनेक्टर के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी पॉइंट या जगह से ट्रैक्टर वायरिंग हार्नेस को काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए अब हम आपको कुछ विशेष इंपॉर्टेंट चेक्स या मेंटेनेंस पॉइंट्स के बारे में बताते हैं। क्लच पैडल फ्री प्ले। क्लच पैडल की फ्री प्ले को इस पैडल को दबाकर चेक करें। क्लच पैडल की फ्री प्ले ही सही क्लच एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट के लिए ज़रूरी है। क्लच पैडल फ्री प्ले 20 से 25 मिलीमीटर तक होना चाहिए। ब्रेक पैडल फ्री प्ले। ब्रेक पैडल फ्री प्ले का मतलब होता है कि ब्रेक इंगेज होने से पहले पैडल में कितनी मूवमेंट या हलचल होती है। ब्रेक पैडल की फ्री प्ले 40 से 45 मिलीमीटर तक होना चाहिए। ट्रैक्टर के सेफ और स्मूथ ऑपरेशन को बनाए रखने के लिए क्लच और ब्रेक पैडल फ्री प्ले की नियमित जांच आवश्यक होती है। हमें हमेशा आयशर ऑथराइज सेंटर पर ही क्लच और ब्रेक पैडल की फ्री प्ले सेट करवानी चाहिए। डीलक्स ड्राइवर सीट। ये ड्राइवर सीट ऑपरेटर्स के सुखद ड्राइविंग के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई है। झटकों और थकान से बचने के लिए इसमें एक अच्छे से कुशन से भरी सीट और एक अलग से एडजस्टेबल बैक रेस्ट शामिल है। आइए ड्राइवर की सीट एडजस्टमेंट को देखते हैं। सीट को स्टीयरिंग के पास या दूर ले जाने के लिए इस लीवर का इस्तेमाल होता है। लीवर को ऊपर उठाएं और
अपनी आवश्यकता अनुसार सीट को आगे या पीछे खिसकाएं। ड्राइवर सीट के बैक में स्प्रिंग एडजस्टमेंट की व्यवस्था दी हुई है, जिसमें पीछे एक नॉब दिया गया है। अगर कोई ड्राइवर जिसका वजन ज़्यादा है वो नॉब को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर, और अगर कोई ड्राइवर या ऑपरेटर जिसका वजन कम है वो इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस नॉब को घुमाकर सीट का एडजस्टमेंट अपने वजन के अनुसार कर सकता है। वॉक मी होम फीचर। आइए अब हम अपने प्राइमा ट्रैक्टर्स के यूनिक वॉक मी होम फीचर के बारे में जानते हैं। मतलब जब नाइट के समय हम अपने ट्रैक्टर को पार्क या खड़ा करने के बाद इस फीचर के गो होम बटन, जो कि पैनल पर दिया हुआ है, को दबा देते हैं। इस स्विच या बटन को दबाते ही हमारे ट्रैक्टर की हेडलाइट्स 45 सेकंड तक जलने लगती है और हम आसानी से अपने घर तक पहुंच जाते हैं, और फिर हेडलाइट्स ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं। स्क्रीन पर दर्शाए हुए चार्ट के अनुसार टायरों में हवा का प्रेशर इस प्रकार रखें। आइए अब हम ट्रैक्टर में ग्रीसिंग पॉइंट्स को देखते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए फोटो के अनुसार हमारे ट्रैक्टरों में 15 से 17 ग्रीसिंग पॉइंट पर नियमित रूप से ग्रीसिंग करते रहें। सर्विस शेड्यूल। आइए अब हम आपको ट्रैक्टर की सर्विस शेड्यूल के बारे में बताते हैं। आयशर का विशाल एवं विस्तृत सर्विस नेटवर्क देश के कोने कोने में फैला हुआ है। हमारी कंपनी आपको मल्टी सिलेंडर्स ट्रैक्टर्स के लिए 2 साल या 2500 घंटों के लिए 10 लेबर फ्री सर्विसेज देती है। ट्रैक्टर की पहली सर्विस स्टार्टिंग के 30 से 50 घंटे पूर्ण होने के बाद हमारे आयशर सर्विस सेंटर से करा लेनी चाहिए। इसके बाद हर 250 घंटों के अंतराल पर ट्रैक्टर की सर्विस की जानी चाहिए। अपने आयशर ट्रैक्टर की सर्विस के लिए आयशर रक्षक जेन्युइन पार्ट्स और ऑयल्स का ही इस्तेमाल करें। रक्षक ब्रांड नेम के साथ सर्वोत्तम क्वालिटी के ये पार्ट्स खास तौर पर आयशर के लिए बनाए जाते हैं। और हाँ, हमेशा सर्विस के दौरान कहीं से भी ऑयल चेंज करवाते समय ये ध्यान रखें कि आप हमारे आयशर रक्षक ब्रांड का ऑयल ही इस्तेमाल करें। 4 व्हील ड्राइव सिस्टम और इसके उपयोग। अब हम आपको आयशर ट्रैक्टर के 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के बारे में बताते हैं। आयशर ट्रैक्टर के कुछ मॉडल्स में 4 व्हील ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। 4 व्हील ड्राइव का प्रयोग ऐसे एप्लीकेशंस पर उपयुक्त है जहां पर खींचने के लिए अत्यधिक ट्रैक्शन की आवश्यकता होती है, जैसे कि डीप प्लॉविंग, हैवी होलेज, पडलिंग, पहाड़ी क्षेत्रों इत्यादि में। आइए अब हम 551 4 व्हील ड्राइव के लीवर को किस प्रकार एंगेज और डिसएंगेज करते हैं देखते हैं। सबसे पहले 4 व्हील ड्राइव को एंगेज और डिसएंगेज करने से पहले क्लच पेडल को दबाएं और ट्रैक्टर को रोक दें। 4 व्हील ड्राइव को एंगेज करने के लिए 4 व्हील ड्राइव के लीवर को ऊपर की ओर खींचें और फिर क्लच को छोड़ें। 4 व्हील ड्राइव को डिसएंगेज करने के लिए इसी प्रक्रिया को उल्टा या रिवर्स में फॉलो करें। 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का उपयोग करते समय सावधानियां। कभी भी अपने ट्रैक्टर पर गलत टायर साइज का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की चोट से बचने के लिए अपने ट्रैक्टर को हार्ड सरफेस या पक्की सड़क पर 4 व्हील ड्राइव एंगेज की पोजीशन में नहीं चलाना चाहिए और आपके टायर भी तेजी से घिस सकते हैं। ट्रैक्टर को कभी भी हाई स्पीड में, मतलब कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की स्पीड पर नहीं चलाना चाहिए। 4 व्हील ड्राइव एंगेज और डिसएंगेज तभी करना चाहिए जब ट्रैक्टर पूरी तरह से रुका हो। आइए अब हम अपने 4 व्हील ड्राइव पोर्टल टाइप फ्रंट एक्सेल की जांच एवं रखरखाव की बात करते हैं। सबसे पहले हमें 4 व्हील ड्राइव एक्सेल में तेल के लेवल की जांच, जो कि डीप स्टिक की मिनिमम और मैक्सिमम मार्किंग के बीच में ही होना चाहिए, और फ्रंट और रियर ग्रीसिंग पॉइंट बियरिंग सपोर्ट किट में हर सर्विस के दौरान ग्रीस करवानी चाहिए। और हाँ, अगर हमारा ट्रैक्टर डीप पडलिंग में चल रहा है तो हर 10 घंटे के बाद ग्रीस निप्पल में ग्रीस करना भी ज़रूरी होता है। अब हम 557 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के लीवर एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट को देखते हैं। सबसे पहले 4 व्हील ड्राइव को एंगेज और डिसएंगेज करने से पहले क्लच पैडल को दबाएं और ट्रैक्टर को रोक दें।
फोर व्हील ड्राइव को इंगेज करने के लिए फोर व्हील ड्राइव के लीवर को आगे की ओर धकेलें और फिर क्लच को छोड़ें। फोर व्हील ड्राइव को डिसएंगेज करने के लिए भी यही प्रक्रिया को उल्टा या रिवर्स में फॉलो करें। यदि फोर व्हील ड्राइव लीवर को इंगेज या डिसएंगेज करने में थोड़ी सी भी कठिनाई महसूस होती है तो ट्रैक्टर को थोड़ा सा मूव करें। आइए अब हम फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सेल की जांच एवं रखरखाव की बात करते हैं। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सेल के मेंटेनेंस की बात की जाए तो हमें 3 बात का ख्याल हमेशा रखना चाहिए: ऑयल लेवल, ग्रीसिंग एंड ब्रीदिंग पॉइंट। 557 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की जांच और रखरखाव। ऑयल फिलिंग पोर्ट में यहां से ऑयल लेवल को चेक करें। एयर ब्रीदर को साफ रखें। सभी ग्रीसिंग पॉइंट्स पर ग्रीस करें। आइशर 557 क्रीपर, इसमें आपको 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स क्रीपर गियर स्पीड मिलती है। जब हमें पीटीओ से ऑपरेटेड ऐसे इम्प्लीमेंट चलाने रहते हैं जहां पर कि बहुत कम स्पीड की आवश्यकता होती है, जैसे सुपर सीडर, बनाना मल्चिंग, कंबाइन हार्वेस्टर, अनियन प्लांटर, पोटैटो प्लांटर, स्ट्रॉ रिपर, बेलर इत्यादि, तब ये क्रीपर गियर वाला ट्रैक्टर बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। आइए अब हम क्रीपर गियर लीवर का इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट देखते हैं। क्रीपर गियर लीवर का एंगेजमेंट। क्रीपर गियर के लीवर को एंगेज करने के लिए सबसे पहले हमें क्लच पैडल को पूरा दबाना है। उसके बाद हाई लो लीवर को लो की पोजीशन में लेकर आना है। अब हमें क्रीपर गियर वाले लीवर को क्लच पैडल दबाकर आगे की तरफ शिफ्ट करना है। क्रीपर लीवर एंगेज हो जाने पर अपनी स्पीड चुनने के लिए फिर हम गियर शिफ्ट लीवर की मदद से आवश्यकता अनुसार गियर चेंज कर सकते हैं। क्रीपर गियर लीवर का डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्लच को पूरी तरह से दबाना है, फिर क्रीपर लीवर को न्यूट्रल पोजीशन में लेकर आना है। क्रीपर गियर के इस्तेमाल के लिए आप मडगार्ड पर लगे दिशा निर्देशों को भी पढ़ सकते हैं। रोटोटिलर का प्रयोग। रोटोटिलर के प्रयोग हेतु रोटोटिलर को ट्रैक्टर के 3 पॉइंट लिंकेज से कनेक्ट करें। टॉप लिंक को हमेशा ट्रैक्टर के टॉप लिंक ब्रैकेट के ऊपर वाले छेद से कनेक्ट करें। इसके पश्चात रोटोटिलर की कार्डन शाफ्ट को ट्रैक्टर पीटीओ और रोटोटिलर की शाफ्ट से कनेक्ट करें। ध्यान रखें कि कार्डन शाफ्ट का वो हिस्सा जिसमें शियर बोल्ट लगा होता है वो रोटोटिलर की तरफ होना चाहिए। साथ में ये सुनिश्चित करें कि कार्डन शाफ्ट को पहले से ग्रीस कर दिया गया हो। कार्डन शाफ्ट के शियर बोल्ट वाले हिस्से में कोई प्ले नहीं होनी चाहिए। यदि इस हिस्से में प्ले है तो शियर बोल्ट के बार बार टूटने की शिकायत होगी। ट्रैक्टर और रोटोटिलर को 3 पॉइंट लिंकेज और कार्डन शाफ्ट से कनेक्ट करने के बाद ट्रैक्टर के 3 पॉइंट लिंकेज पर रोटोटिलर पूरी तरह से ऊपर उठा लें। फिर रोटोटिलर को धीरे धीरे नीचे लेकर आएं। ऐसा करते समय देखें कि शाफ्ट ट्रैक्टर पीटीओ अथवा रोटोटिलर की शाफ्ट को धक्का तो नहीं दे रही है। यदि धक्का लग रहा है तो कार्डन शाफ्ट कटवानी पड़ेगी। कार्डन शाफ्ट को कटवाने के लिए अपने निकटतम आइशर सर्विस सेंटर पर संपर्क करें। रोटोटिलर का रखरखाव और सर्विस। प्रतिदिन मुख्य गियर बॉक्स, ड्रॉप डाउन गियर बॉक्स में तेल का लेवल और सभी नट बोल्ट्स की जांच करें। प्रत्येक 50 घंटे के पश्चात कार्डन शाफ्ट के 3 ग्रीस निप्पल और रोटोटिलर के बेयरिंग हाउसिंग RH के 1 ग्रीस निप्पल में ग्रीस करें। प्रत्येक 250 घंटों के पश्चात मुख्य गियर बॉक्स और ड्रॉप डाउन गियर बॉक्स के तेल को बदल दें। याद रखें कि एग्रीस्टार रोटोटिलर में केवल आइशर रक्षक रोटोटिलर ऑयल का ही प्रयोग करें। एग्रीस्टार रोटोटिलर मल्टी स्पीड गियर बॉक्स के साथ आते हैं और आवश्यकता पड़ने पर गियर का जोड़ा बदलकर रोटर शाफ्ट आरपीएम को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ट्रैक्टर के दबने,
ईंधन की अधिक खपत या मिट्टी को आवश्यकतानुसार भुरभुरा न करने की स्थिति में अपने निकटतम आयशर सर्विस सेंटर पर संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए रोटोटिलर के साथ आने वाली ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन बुक को भी पढ़ें। थ्रेसिंग और स्ट्रॉ रीपर ऑपरेशन के दौरान याद रखने योग्य बातें। फसल के प्रकार और स्थिति के आधार पर पर्याप्त आकार की थ्रेशर पुली और पीटीओ आरपीएम का चुनाव करें। थ्रेशर को हवा की दिशा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार स्थापित करें कि भूसा कम से कम मात्रा में ट्रैक्टर के इंजन पर आए। स्ट्रॉ रीपर। वैसे तो जब भी स्ट्रॉ रीपर का उपयोग पहली बार किसी भी ट्रैक्टर के साथ किया जाता है तो स्ट्रॉ रीपर मैन्युफैक्चरर उसके गियर बॉक्स के रेशियो और थ्रेशिंग ड्रम साइज और आरपीएम के आधार पर अपने दोनों पुलियों का साइज बता देता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग स्ट्रॉ रीपर मैन्युफैक्चरर अपने गियर बॉक्स रेशियो के हिसाब से अलग अलग पुलियों का रिकमेंडेशन देते हैं। क्योंकि स्ट्रॉ रीपर ऑपरेशन में पुली साइज का बहुत महत्व है, जो कि रीपर के गियर बॉक्स रेशियो, थ्रेशर ड्रम के साइज, आरपीएम, स्ट्रॉ में नमी या मॉइस्चर, इसकी ऊंचाई और ट्रैक्टर की स्पीड के हिसाब से चेंज हो सकती है। आयशर ट्रैक्टर में हम L1 गियर में 1500 से 1800 इंजन आरपीएम पर रीपर के गियर बॉक्स रेशियो के आधार पर स्क्रीन पर दर्शाए हुए चार्ट के हिसाब से आप पुली का सिलेक्शन कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि पीक सीजन के दौरान प्रतिदिन या आवश्यकता अनुसार एयर क्लीनर साफ किया जाए। बीच बीच में ये देखते रहें कि भूसा इंजन के रेडिएटर या ब्लॉक के पंखों पर जमा न हो। बारीक थ्रेश के कारण रेडिएटर को चोक होने से बचाने के लिए रेडिएटर ग्रिल, थ्रेश गार्ड का उपयोग किया जाना चाहिए। रेडिएटर कैप के बगैर ट्रैक्टर नहीं चलाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि क्लच और ब्रेक फ्री प्ले ठीक हो और फिर ज़रूरत के अनुसार हमारी सर्विस टीम से संपर्क करना चाहिए। आइए अब हम आपको आयशर के आधुनिक 650 CRDI ट्रैक्टर के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। CRDI का मतलब है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, जिससे ईंधन की संपूर्ण बर्निंग होती है। CRDI तकनीक से फ्यूल एफिशिएंसी, इंजन पावर, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और नॉर्मल इंजन की तुलना में एमिशन लेवल कम होने से पर्यावरण भी अच्छा बना रहता है। वैसे तो इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डैशबोर्ड में कई सारे इंडिकेटर्स दिए गए हैं, पर कुछ खास 3 इंडिकेटर्स का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। SVS इंडिकेटर। जब ये इंडिकेटर लगातार ऑन या ब्लिंक करता है तो मतलब है कि आपको नज़दीकी सर्विस सेंटर पर ले जाकर चेक करवाना है। मॉल फंक्शन इंडिकेटर। ये इंडिकेटर जब भी ऑन होगा तो मतलब है कि इंजन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और आपको अपने सर्विस सेंटर पर संपर्क करना होगा। वाटर इन फ्यूल इंडिकेटर। ये इंडिकेटर डीजल या फ्यूल सप्लाई सिस्टम में पानी मिक्सिंग को दिखाता है। जब ये ऑन हो जाए तो हमें शीघ्र अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर पर संपर्क करना होगा। आइए अब हम वारंटी की बात करते हैं। हमारी कंपनी अपने पहले खरीदार को मल्टी सिलेंडर ट्रैक्टर खरीदने पर 2 साल या 2500 घंटों तक वारंटी देती है। ओरिजिनल इक्विपमेंट प्रोप्राइटरी वारंटी। ट्रैक्टर में कुछ प्रोप्राइटरी इक्विपमेंट्स जैसे कि सेल्फ स्टार्टर, ऑल्टरनेटर, बैटरी, FI पंप एंड टायर्स दूसरी कंपनियों के लगाए गए हैं, इसलिए उनकी वारंटी भी संबंधित कंपनियों के अनुसार ही होती है। वारंटी पॉलिसी की पूर्ण जानकारी ट्रैक्टर ऑपरेटर मैनुअल में दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आयशर डीलरशिप से संपर्क करें। इस वारंटी पीरियड में आपको 10 लेबर फ्री सर्विस मिलेंगी। वारंटी का लाभ उठाने के लिए अपने ट्रैक्टर की सारी सर्विसेज नियमानुसार समय पर करवाएं। वारंटी पॉलिसी का पूर्ण विवरण आपके ट्रैक्टर ऑपरेटर मैनुअल में दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए ऑपरेटर मैनुअल को पढ़ें। वारंटी संबंधित किसी भी अन्य जानकारी हेतु आयशर डीलरशिप से संपर्क करें। चाहे दिन हो या रात, आयशर है हमेशा आपके साथ। आयशर का विशाल डीलरशिप नेटवर्क हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार है। ट्रैक्टर से संबंधित अधिक जानकारी के लिए
आप नज़दीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको और आपके ट्रैक्टर को लंबी उम्र की शुभकामनाएं देते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए टोल फ्री नंबर पर आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं।